लाख वो मंजर भी आएगा, तू मेरे साथ साथ मेहनत तो कर, अपन तुझको सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं बोर्ड का ऑफिशियल पेपर 2022 का सामाजिक विज्ञान का। भैया इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। आप लोग देख सकते हो ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है और इसका मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो भाई साहब आप लोगों ने देखा तो ये पेपर को आपको सॉल्व जरूर करना है। आप ही सोचो अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्या कर सकते हो। भैया इसको सॉल्व करो, अपने से बना बना कर लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों 825 BX कोड का है 2022 का। बकवास नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, यहां पर दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले दोस्तों यहां पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो भैया आज ही मैंने इसका आंसर बताया है। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भैया, तो वो हुई थी 1945 ईस्वी में, आपको पता होगा। दूसरा है दोस्तों भारत में मताधिकार की आयु क्या है, तो जल्दी से आपको बताना है भैया। तो यहां पर आपका हो जाएगा, आपको मालूम होगा भैया 18 साल है मताधिकार की आयु, है ना। जो मतलब मताधिकार मतलब क्या है, मतलब जो वोट देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है भैया, वो आपको मालूम होगा बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे है दोस्तों चौथे नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, जल्दी बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था 1914 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी में याद रख लेना रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जो कि भारतीयों के लिए काला कानून था, अंग्रेजों ने पारित किया था, है ना। उसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यहां पर बोला है तो वो भैया है न्यूयॉर्क में। अब यहां पर भैया बोलोगे जिनेवा, तो देखो इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। भैया यहां पर याद रख लेना जिनेवा में दोस्तों WTO है। क्या है, WTO है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो वो है दोस्तों जिनेवा में, लेकिन यहां पर है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वो है भैया न्यूयॉर्क में। तो कंफ्यूज मत होना, इसी में बच्चे गलती करके आ जाते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। हम हमेशा से जानते हैं भैया हमारे महात्मा गांधी जी ने, हमारे बापू जी। ठीक है, उसके बाद भैया आते हैं अधि लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। देखो 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 भारतीयों के नाम आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपको मालूम होगा महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को जन्म लिए थे और लाल बहादुर शास्त्री भी लिए थे। दोनों महान नेता भी थे, दोनों महान व्यक्ति भी थे, तो यहां पर हो जाता है। दूसरा है दोस्तों फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो यहां पर आपको याद रख लेना है कौन कौन से भैया, एक वॉल्टेयर हो जाते हैं, एक मॉन्टेस्क्यू, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद है 9वें नंबर का क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भैया संघीय शासन व्यवस्था, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था ही है। हमारा देश क्या है, राज्यों का एक संघ है, हमारा देश एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है भैया, मतलब कि क्या है, जो यहाँ पर एक संघ है, केंद्र है, राज्य है, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, संविधान है, ये सारी चीजें आपको मालूम होगा। तो भैया जो आपका यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था, इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। तो संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता एक तो ये है कि भाई राज्य अगर चाहे भी ना कि भाई हम संघ से अलग हो जाएं तो भी नहीं अलग हो सकते, उसके लिए एक कठोर कानून है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करना। चलिए आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के आपको नाम लिखना है। भैया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले भाई किसी का भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी जी भी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, और एक आप कमेंट कर देना। चलिए अथवा में दोस्तों है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए भैया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण भैया, सबसे पहले गांधी जी तो से हमारे भैया है ना, कठोरता से लड़े, वो कारण लिख सकते हो, उनके आंदोलन के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। उसके बाद भारतीयों की एकता है ना, एकता पर बल दिया गया, महात्मा गांधी जी ने कई आंदोलन किए, बैक टू बैक आंदोलन किए, जिससे क्या हुआ कि भारतीयों में एकता होने लगी और जिसके कारण अंग्रेजों को भगाना काफी आसान हो गया। वही स्वतंत्रता संग्राम भैया है ना, मतलब अंग्रेजों को जब हम लोगों ने भगाया, भगत सिंह हमारे हो गए, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, बहुत सारे राजनेता थे जो अपने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश को आजाद करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। भैया मैं यहाँ पर अथवा वालों का भी आंसर बताते चला हूं, इनका मैं लिख कर आपको आंसर बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको मैं ऊपर ऊपर बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताना। उसके बाद अथवा में है महात्मा
गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखे। भैया एक तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। हो गया भैया 3 आंदोलन मैंने आपको बता दिए। और सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए क्या करना है, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हो, जल्दी बताओ। देखो आपको गूगल करना आना चाहिए। एक बात बताना चाहूंगा भैया, सामाजिक विज्ञान तैयार करने के लिए सबसे अच्छा है कि भाई आपको पता हो जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है आपको ना, तो भैया गूगल बाबा हमारा बेस्ट है। ठीक है, वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम छाप दो, आपको उसमें आंसर मिलेगा। केवल पढ़ लो भैया, सामाजिक विज्ञान रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको रट कर कभी नहीं जाना भैया। सामाजिक विज्ञान में क्या करना है, पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, केवल पढ़ना है और आंसर अपने से बनाकर लिखने की कोशिश करनी है, अपने से बनाकर लिखना सीखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं, तो मैंने आपको इधर बता दिया। आगे है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां। भैया भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां, जल्दी बताइए। एक तो हमारा जातिवाद हो गया, वही चुनौतियां हैं। अशिक्षा की चुनौती है, और लोकतंत्र में एक चुनौती और हो जाती है भैया, यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीजें और भी होती है, बहुत सारी चीजें, कि भैया लोकतंत्र में क्या होता है कि भाई असमानता ज़्यादा बढ़ जाती है ना, मतलब चाहे वो आर्थिक असमानता हो, है ना, सामाजिक दूरियां भी बढ़ती हैं, क्योंकि भाई जो सरकारें चुनाव लड़ती हैं वो आप देखोगे भैया ज़्यादातर वो ध्यान किस में देते हैं, जाति पर, जाति के मुद्दों पर। तो ये जो भी आप ऑब्जर्व करते हो, जो भी आपको महसूस होता है, उनके बारे में लिख सकते हो। अगर 6 नंबर का दिए तो 6 हेडिंग लिखना, जरूर लिखना, जिससे आपको एग्जाम में पूरे नंबर देगा। अथवा में है भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है। भैया जातिगत असमानता के बारे में लिख सकते हो। हमारे देश में भैया सबसे पहले तो आता है भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके बाद उसमें भी जाति लो भैया, मुस्लिम में हो गया शिया सुन्नी हो गए, हिंदू में खुद हो जाते हैं भैया ये ब्राह्मण हो गए, ये अहीर हो गए, ये पटेल, ये चमार, ये कौन कौन से भैया जातियां हो जाती हैं, उनमें भी फिर कास्ट हो जाती हैं। मतलब हमारा समाज भैया कितना डिवाइडेड है आप ही सोच सकते हो। सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम में ज्यादा टकराव होता है, उसके बाद हिंदू हिंदू में फिर क्या होता है कि सोचते हैं हम ये जाति के हैं, ये जाति, फिर उनके बीच टकराव होना स्टार्ट हो जाता है। तो भैया ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश की। इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो कभी ऐसी चीजों को पर ध्यान ही नहीं देंगे, फिर सरकारें भी काम पर ध्यान देने लगेंगी। उसके बाद दोस्तों है आगे 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे, ये आपको बताना है। अथवा राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य, भैया राष्ट्रवाद से तात्पर्य क्या है ना, नेशनलाइजेशन से, तो वो है भैया कि भाई राष्ट्रवाद से तात्पर्य ये है कि देश के लिए मर मिटने की भावना, जब हम अपने देश के लिए फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं तो वो राष्ट्रवाद की भावना होती है। मतलब हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हो या दूसरे देश का थोड़ा सा फायदा भी हो, लेकिन हमारे देश का थोड़ा सा फायदा है तो हम अपने देश के लिए मर मिटते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं राष्ट्रवाद। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, ये आपको बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे। अगर आप केवल इन्हें तैयार कर लेते हो, केवल इन्हें अगर आप इनको लिखना सीख जाते हो तो गारंटी से कह सकता हूं सोशल साइंस में तुम्हारे 90 नंबर से नीचे कोई रोक ही नहीं सकता, 90 नंबर आएंगे। लेकिन मैं आपको कह क्या रहा हूं, सामाजिक विज्ञान रटने का सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये तैयार हो जाएंगे ना तो आपसे कोई भी क्वेश्चन कुछ भी किसी भी प्रकार का पूछ लेगा कोई, आप 100% है उसका आंसर देके आओगे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, पढ़ो। ठीक है, उसके बाद मानचित्रकार आएगा मेरे भाई, तो मानचित्रकार में क्या करना है, यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हो, पढ़ लेना। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड है भैया कहां पर हुआ, वो अमृतसर में है, आप जानते हो। ठीक है, वहां पर भी वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी भैया लखनऊ, आपको मालूम होगा। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जल्दी से कमेंट कर देना। वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, कौन सा पार्क था, जल्दी से बताइए। चंद्रशेखर शहीद कहां हुए थे, चंद्रशेखर जी। उसके बाद है 5वां, वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, भैया चंपारण में किया था, है ना। चंपारण कहां है, बिहार में है। तो ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट कर देना, मुझे खुद कंफ्यूज कर रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, आगे यहाँ पर दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, उसके बाद हम आते हैं इसके आंसर में। ये भी बहुविकल्पी प्रश्न ही है, तो भैया यहाँ पर भी आपके 2 2 4 2 6 बहुविकल्पी दिए, मतलब एक क्वेश्चन पेपर में 12 बहुविकल्पी प्रश्न तो वैसे मिल जाते हैं 2022 वाले में, प्रीवियस ईयर वाले में। अब की बार 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे, तो भैया ये जो पिछले साल में बहुविकल्पी आए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट तो है ही ना, तो भैया इनको तैयार क्यों नहीं कर रहे हो, तैयार करो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आता है भैया 15 नंबर, देख सकते हो मैं इनके सारे
के आंसर आपको बताऊंगा। कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भैया झूम कृषि क्या होती है ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है भैया मिजोरम में। झूम कृषि होती क्या है भैया, जो भी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पर क्या है, उनको काट लिया जाता है, फिर उन पर आग लगा दी जाती है, फिर उनसे जो राख होती है उस राख को मिट्टी में छिड़क दिया जाता है, जिससे फिर से उसमें खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है, उसको बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है, तो ये पाई जाती है भैया मिजोरम में। कहां पर भैया? मिजोरम में। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? भैया संभावी संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी हम इस समय तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है हम इनका प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, मतलब वो संसाधन संभावी संसाधन हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना बस, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में हम उनका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे हो जाएंगे सारे के सारे संभावी संसाधन। उसके बाद आते हैं भैया हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 16 है, यहां पर ये हो गया। ठीक है, तो संभावी संसाधन यहां पर हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, अभी हम इसका उपयोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संभावी संसाधन तो है, क्योंकि कोयला का कर रहे हैं, पेट्रोलियम का, बॉक्साइट का कर ही रहे हैं। आगे 17 है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है भैया किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया? पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल निकलता है तो इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है दोस्तों 18 नंबर, पेट्रोल ज्यादातर आप देखोगे समुद्री इलाकों में निकलता है, समुद्र के किनारे वाले इलाकों में। तो भैया मुंबई जो है बिल्कुल भैया समुद्र के किनारे ही तो है भैया मेरे भैया। ठीक है, तो आगे है 18, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? कौन सी भैया फसल मोटे अनाज में? आप बोलोगे भैया मोटा तो चना होता है, लेकिन नो भैया इसमें नहीं है। ज्वार होते हैं, ज्वार हो या बाजरा हो, ठीक है, और जो छोटी छोटी होती हैं कोदो बोलते हैं एक, वो भी होती है, तो ये होती हैं, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों आते हैं, ये तो दालें हैं सभी की सभी। ठीक है, तो कौन सी है भैया? खरीफ की फसलें हैं या कौन सी है? जल्दी से मुझे बताना, क्या खरीफ की फसलें हैं या नहीं है? जल्दी से बताना। ठीक है, आगे 19 नंबर का है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि खरीफ की फसलें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ध्यान देना। बहुत सारे लोग बोले भैया आप गलत बता रहे हो, तो यहाँ पर भैया क्या होगा कि किसी भी देश का विकास जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी आप जानते हो, ग्रोथ पर कैपिटा। उसके बाद है भैया औसत साक्षरता स्तर, बिल्कुल सही बात है, जितना साक्षरता स्तर होगा भैया, क्योंकि जितना मतलब पढ़े लिखे एक प्रकार से, ठीक है, निरक्षर नहीं होंगे लोग, साक्षर होंगे, तो ये। उसके बाद दोस्तों लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, बिल्कुल सही है, तो उपर्युक्त सभी हमारा सही हो जाता है, विकल्प नंबर द। उसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? भैया याद रख लेना, उद्यमों के स्वामित्व पर। कब? उद्यमों के स्वामित्व पर। देखो निजी क्षेत्रक क्या होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्रक क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्रक ऐसे होते हैं जो कि सरकार के अंतर्गत आते हैं, सरकार के अंडर में आते हैं, वो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक मतलब भैया जिसका उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकता है, देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कर सकता है। जैसे ट्रेन हमारी हो गई है ना, रेल हो गई, हवाई अड्डे हो गए, और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ब्लॉक, तहसील, ये सार्वजनिक क्षेत्र है जहां पर लोगों के काम किए जाते हैं, हर एक व्यक्ति के काम। लेकिन कुछ प्राइवेट चीजें होती हैं, है ना, तो प्राइवेट चीजों को बोला जाता है निजी क्षेत्रक, मतलब जो कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर वो होती है, किसी एक व्यक्ति की चीज होती है ना, उस व्यक्ति का अधिकार होता है उसमें। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा कैमरा भैया ये मेरा निजी है, मैं चाहूं तो इसको मैं कुछ भी करूं, ठीक है, मैं कंप्यूटर बनाया मेरा निजी है, मेरा घर मेरा निजी है, ठीक है, निजी चीज है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आप समझ रहे होंगे। समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बोल देता हूं, तो आप गुस्सा मत होया करिए मेरे भाई, ठीक है, भाई बहन, ठीक है, बहन भी देखती है मेरी। 21 नंबर है, पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण। भैया यहाँ पर बोलने से ही पता चल रहा है, पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन भैया जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। कोई दो आपको उदाहरण लिखना भैया, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, जल्दी से 2 उदाहरण आप बता देना। उसके बाद भैया 22 नंबर है, ठीक है, 22 नंबर भैया, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं बताइए भैया। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं, ठीक है। उसके बाद है 23, अल्प रोजगार किसे कहते हैं? भैया बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके गूगल बाबा में मिल जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिलेगा, तो भैया इनके क्वेश्चन सर्च करो, ठीक है, हर बार, और उसको केवल आप पढ़ लो। क्या बोल रहा हूं? केवल पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। आगे यहाँ पर है लघु उत्तरी प्रश्न, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों
क्यों होती है? क्योंकि खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। उनसे हम आने वाली चीज़ों में कई सुधार कर सकते हैं, देश को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अथवा दोस्तों गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं? आपके यहाँ खेती होती है गेहूं की, तो कब होती है भैया? गेहूं के लिए पानी होता चाहिए, अधिक अच्छी मिट्टी चाहिए, है ना, अच्छी खादें वगैरह जो भी है चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए भैया? तो वो चाहिए गेहूं के लिए ठंडी। अगर गेहूं आप गर्मी में बोओगे तो नहीं होगा। जैसे धान की खेती के लिए अधिक पानी चाहिए, अधिक, ठीक है, अधिक गर्मी चाहिए, तो इसी तरीके से गेहूं की खेती के लिए अधिक ठंडी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है 25वां नंबर, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए। अथवा में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया राष्ट्रीय आय क्या होती है? सभी व्यक्तियों की औसत आय, मतलब सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है। पूरे जितने भी देश में व्यक्ति हैं उसके अनुसार आय निकाली जाती है कि भाई एक व्यक्ति की आय कितनी, उसको बोलते हैं भैया अंतरराष्ट्रीय आय, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय आय, उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। भैया प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी एक व्यक्ति की आय जो होती है ना, हर एक व्यक्ति की आय, इंडिविजुअल की, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद भैया अंतर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? देशों की स्थिति की तुलना के लिए कौन सी विधि बेहतर, ये आपको बताना है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भैया 6 नंबर के आएंगे। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा भैया 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, या चाहे 24 में देखो वीडियो ये वाली, चाहे 25 में देखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? जब तक एनसीईआरटी लागू रहेगी, क्योंकि भैया ये सामाजिक विज्ञान है मेरे भाई, समाज के बारे में जानना। और इसमें देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको आप आसानी से बना बना कर लिख सकते हो। आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, छोड़कर बस मत आना बस, ठीक है, ठप्पे से नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखे भैया 6 नंबर का। अथवा में दिया रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, तो अथवा में भैया कर ना लो। देखो भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूमि जब अनुपजाऊ हो जाती है भूक्षरण कहलाता है। इसे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए भैया, जल्दी बताओ। अनुपजाऊ भूमि कैसे होती है? एक तो मृदा अपरदन होता है, अधिक सिंचाई हो सकती है ना, या बार बार एक ही भूमि पर एक ही प्रकार की, या बार बार उसको कुछ रेस्ट न देना, कृषि उपजाना, बहुत ही आवश्यकता से अधिक अनाजों को पैदा करना, या उसमें खाद का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें लिख सकते हो मेरे भाई। 27वां है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश। भैया ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है वैश्वीकरण। भैया वैश्वीकरण बिल्कुल सिंपल है कि भैया पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का, तो पूरा भारत भी आजकल कनेक्ट है ना। आप देखोगे जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी कंपनियां होती हैं, हर जगह सामान भेज सकती हैं, है ना। ई-कार्ट चलते हैं, ई-कॉम एक्सप्रेस हो गया है, मतलब डाक का ज़्यादा जरूरत नहीं है, हर चीज़ भैया बहुत ही सरल हो गया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है। उसके बाद अथवा में उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? भैया उपभोक्ता आंदोलन के कारण, उपभोक्ता आंदोलन, सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है इसके बारे में तैयार कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? कोई भी चीज आप जब खरीदते हो तो उस पर आपको एक संरक्षण मिलना चाहिए भाई। कोई भी जो बेचता है वो आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। पता लगा वो आपसे 5 साल की कोई चीज की गारंटी ले रहा है, भैया आप मुझे इतना दे दो, 5 साल ये चीज चलेगी, पता लगा 1 महीने में खराब हो गई और बोलेगा मुझे क्या करना भाई, खराब हो गई मुझे क्या करना, तो भैया उसमें आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, ठीक है, तो वो है। और इसी तरीके से उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देना चाहिए। ये कैसे? तो ये इसके बारे में आप पढ़ लेना, केवल 100% है, आप सही करके आओगे। उसके बाद मेरे भाई ये देखो आ गए आपके यहाँ पर ये, तो इनको आप लोग कर लें। कृष्णा नदी कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, ये सारे आप कर लेना। तो बस ये रहा क्वेश्चन पेपर। और ये इंग्लिश मीडियम वाला है तो आपको इंग्लिश की जरूरत होगी नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे में हिंदी वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो बस भैया कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट करके, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एक बच्चा वीडियो को लाइक करेगा और इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिलेगा विथ PDF। भैया कोई नहीं देता है, बड़ी मेहनत लगती है, देख लो, ठीक है। ये मैंने लिख कर रख रखे हैं, इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन नहीं दिए। साथ में ये सारी चीजें मैं लिख कर रखा हूं। मेरे पास भैया है सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे पेपर, ये सारे पेपरों के सॉल्यूशन एक एक करके दूंगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बकवास वकवास नहीं करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।